ये आवाज़ जा रहा होगा, साउंड आपका क्लियर होगा। तो यहाँ पे हम लोग अभी जो स्टार्ट है वो आपका पेडागोजी के क्लास के लिए है, जो कि मैथ्स का पेडागोजी जुलाई 2025 बैच के लिए, क्योंकि उसका मैथ का कंटेंट जो है समाप्त हो चुका है। उसके मैथ्स के पेडागोजी को यहाँ पे हम लोग देखेंगे। ऑफलाइन क्लास में तो चल ही रहा है और साथ में यहाँ पे आपको ऑनलाइन क्लास में हम लोग मैथ्स के पेडागोजी को देखेंगे। तो जो भी विद्यार्थी यहाँ सबसे पहले शामिल हुए हैं सब यहाँ पे समझ चुके हैं कि आपको नोटिफिकेशन मिला होगा कि आपका मैथ्स का पेडागोजी अभी स्टार्ट होने वाला है। और मैथ्स के पेडागोजी में हमने क्या है कुछ चीज़ को पहले देख रखे थे। उसमें हमने ये देखा था कि मैथ्स के पेडागोजी में जो कि 1 to 5, 6 to 8 दोनों के लिए है। चूँकि आज का वीडियो सबके लिए फ्री है, क्लियर है। तो मैथ्स पेडागोजी को इसको आज हम लोग पढ़ते हैं। पेडागोजी, मैथ्स पेडागोजी के चीज़ों को आज हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें कि हमने एक चीज़ को पढ़ रखा था। चलिए, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जिसको जो समझ में आता है। अभी हमने क्या है एक चीज़ को पढ़ा था जिसका नाम है क्या कि गणित का परिचय। और गणित के परिचय में हमको ये समझ में आया कि गणित क्या सब्जेक्ट है, गणित को कैसे पढ़ाना चाहिए, गणित में किस प्रकार का कल्पना शक्ति का विकास करना चाहिए बच्चे में, गणित जो है किस प्रकार के विशेषताओं से जुड़ा हुआ है, और एक गणित का उद्देश्य क्या है। मतलब इन चीज़ों को बेसिक हम गणित के बारे में जाने कि गणित क्या है, इतना जानते हैं। इतना जानने के बाद हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने पे हम ये देखते हैं कि गणित अगर एक विषय है तो उस विषय को कैसे पढ़ाया जाए, मतलब गणित के विषय को कैसे पढ़ाया जाए। यही मेरा आज का मुद्दा रहेगा, जिसको कि अभी हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे शिक्षण सूत्र, है ना जी। शिक्षण सूत्र एवं शिक्षण विधि। अभी शिक्षण सूत्र पढ़ेंगे, एक क्लास और इसका होगा, 2 क्लास में आपको शिक्षण सूत्र और शिक्षण विधि ये आपका समाप्त हो जाएगा। और जैसे ये समाप्त हो जाएगा उसके बाद हम लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे, इसी के टॉपिक में है लेकिन हम लोग अलग से पढ़ेंगे, जिसका नाम है शिक्षण सहायक सामग्री। क्लियर है। तो अभी हम लोग क्या है शिक्षण सूत्र। और देखिए हिंदी में पढ़े होंगे आप, सीडीपी में आपको पढ़ने का मौका मिला होगा, सब में पढ़ते हैं। लेकिन जिस विधि से हम सीडीपी को पढ़ा सकते हैं, जिस विधि से हम हिंदी को पढ़ा सकते हैं, जिस विधि से हम ईवीएस को पढ़ा सकते हैं, उसी विधि से हम मैथमेटिक्स को नहीं पढ़ा सकते। क्योंकि हर सब्जेक्ट को पढ़ाने का तरीका अलग होता है, क्योंकि उसमें कंटेंट अलग है, उसमें जो मटेरियल है वो मटेरियल अलग है। किसी को हम दिखा के पढ़ा सकते हैं तो किसी को हम कहानी सुना के पढ़ा सकते हैं, किसी को प्रोजेक्ट दे के पढ़ा सकते हैं तो ग्रुप डिस्कशन से पढ़ा सकते हैं, किसी को असाइनमेंट दे के पढ़ा सकते हैं, किसी को अभ्यास करके पढ़ा सकते हैं। मतलब हर सब्जेक्ट को पढ़ाने का तरीका जो होता है वो अलग अलग होता है। इसलिए अगर एक विधि सीख लिए हैं कि यही विधि सब में लगेगा तो गलत हो जाएंगे। क्लियर है। आप सीडीपी में अलग विधि पढ़िएगा, आप मैथ्स के पेडागोजी में अलग विधि पढ़िएगा उसी को, लेकिन उसको अलग तरीका से हम यहाँ पे प्रस्तुत करेंगे। उसी तरह हिंदी में भी अलग विधि पढ़िएगा। तो सबसे पहले हम एक चीज़ को पढ़ते हैं जिसका नाम होता है शिक्षण सूत्र, है ना जी। सबसे पहले हम पढ़ते हैं शिक्षण सूत्र। शिक्षण सूत्र होता क्या है, तो हम बोल सकते हैं कि शिक्षण सूत्र वह व्यवस्था है, शिक्षण सूत्र वह माध्यम है जिससे कोई भी विधि प्रभावशाली बन जाता है। मतलब किसी भी विधि को पढ़ाते समय हमको जिस बात का ध्यान रखना होता है उसका नाम है शिक्षण सूत्र। मतलब क्या है, शिक्षण सूत्र वह व्यवस्था है जिसके माध्यम से शिक्षण विधि प्रभावशाली बनता है, प्रभावशाली बन जाता है। मतलब अगर शिक्षण सूत्र का हम यूज नहीं करेंगे, मतलब समझ सकते हो, शिक्षण विधि का जो बेसिक चीज है उसी का नाम है शिक्षण सूत्र। मतलब शिक्षण सूत्र वह विशेषता है, शिक्षण सूत्र किसी भी विधि का वह एक तरह से तत्व है जिससे उस विधि को पढ़ाया जा सकता है। मतलब बिना शिक्षण सूत्र की मदद से विधि को नहीं पढ़ा सकते हैं। मतलब विधि में जो लगेगा उसका नाम है शिक्षण सूत्र। मतलब क्या है, शिक्षण सूत्र क्या होगा, किसी भी विधि को पढ़ाने का क्या है, ये एक मदद है, एक तत्व है। मतलब क्या है कि शिक्षण सूत्र जो होता है किसी भी
विधि का किसी भी विधि का महत्वपूर्ण तत्व होता है। महत्वपूर्ण, किसी भी विधि का महत्वपूर्ण तत्व होता है। मतलब बिना शिक्षण विधि के हम बच्चे को नहीं पढ़ा सकते हैं। तो ये तो हमको पता चल रहा है कि शिक्षण विधि महत्वपूर्ण तत्व होते हैं, लेकिन हमको यहाँ बेसिक में मैथ में ऐसे पढ़ने हैं कि हम कुछ ऐसे चीज़ को पढ़ाएं ताकि एक बच्चे को पढ़ाने में भी मन लगे और एक बच्चा सीखे तो सीखने में भी उसको आनंद लगे। तो ये कैसे होगा? ये तभी हो पाएगा जब मेरा शिक्षण सूत्र जो है वो प्रभावशाली होगा। और जितना प्रभावशाली, जितना सेलेक्टिव, जितना चयनित हम शिक्षण सूत्र को रखेंगे, उसके अनुसार शिक्षण विधि उतना ही इफेक्टिव होगा। तो यहाँ से अगर हम एक बात समझ में आता है, थोड़ा सा गला फंसा हुआ है तो थोड़ा सा कमज़ोर से भी बोलेंगे तो इतना समझिएगा आप लोग, क्योंकि बरसात का मौसम है। आप जानते हैं क्या कि तबीयत ख़राब होना आम बात है, लेकिन आप लोग का क्लास नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि हम आपको बताएं हैं कि पुराना बैच और नया बैच का अल्टरनेट में क्लास चलेगा। अगर आज जो है हम पुराना बैच का सीडीपी पढ़ा रहे हैं तो कल के डेट में नया बैच का सीडीपी चलेगा। आज आपका हिंदी नया बैच का चलेगा तो कल पुराना बैच का चलेगा। इस तरह से कॉम्बिनेशन है आपका, तो आखिर दोनों बैच आराम से कर सकते हैं। क्लियर है? ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर डेली, अभी डेली नहीं हो सकता है नया बैच में और ना ही पुराना बैच में, क्योंकि दोनों बैच के लिए अभी एग्ज़ाम नहीं हो रहा है। एग्ज़ाम होने में अभी टाइम है, तो टाइम है तो हम लोग इस टाइम को बढ़िया से यूटिलाइज कर लें, बढ़िया से सदुपयोग कर लें तो ज़्यादा बढ़िया होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या, यहाँ पे हम देखते हैं क्या कि कौन कौन से शिक्षण विधि का प्रयोग किया जा सकता है। सॉरी, शिक्षण सूत्र का प्रयोग, कौन कौन से शिक्षण सूत्र यहाँ पे लाया जा सकता है। कौन कौन से शिक्षण सूत्र का प्रयोग यहाँ पे करते हैं, उसको सबसे पहले हम देखेंगे। शिक्षण सूत्र का प्रयोग, कौन कौन से शिक्षण सूत्र का प्रयोग करते हैं उसको पहले देखते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं जो शिक्षण विधि मेरे पास होता है, जो गणित में सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है, उसका नाम है उदाहरण। उदाहरण से नियम। नियम मतलब कुछ भी बोल सकते हैं कि अगर किसी बच्चे को पढ़ाना है तो हम डायरेक्ट नियम नहीं बताएंगे, हम बच्चे को पहले 1000 गो एग्जाम्पल देंगे और एग्जाम्पल देके बच्चे को खुद से बोलेंगे कि तुम कुछ नियम का एक तरह से क्या निर्माण करो, उसके कॉन्सेप्ट का निर्माण करो, कॉन्सेप्ट को समझो, समझ हासिल करो। इसको हम बोल सकते हैं क्या, एक सूत्र है। लेकिन यही शिक्षण सूत्र छोटे बच्चे के लिए हो गया। अगर बड़े बच्चे के लिए हमको करना है, बड़े बच्चे को भी पढ़ाना होगा, मैथ 9, 10 के 6 to 8 के क्लास के बच्चे को पढ़ाना होगा, तो उसके लिए हम उदाहरण से नियम ना देके नियम से उदाहरण कर देंगे। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में दिया रहेगा तो एक टीचर होने के नाते हमको सबसे बढ़िया तरीका दिखेगा उदाहरण से नियम। क्यों? क्योंकि उदाहरण वो है जो एक बच्चा को ज्ञात है, उदाहरण वो है जिसके बारे में एक बच्चा जानता है, जो एक बच्चे के लिए क्या है, ज्ञात है, नोन है। और नियम वो है जो एक बच्चा के लिए अज्ञात है। तो हम बोल सकते हैं क्या कि जो सूत्र सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा वो होगा ज्ञात से अज्ञात की ओर। सूत्र जो बनेगा वो बनेगा ज्ञात से अज्ञात की ओर। इसीलिए हम लिखते हैं दूसरा सूत्र, क्या, ज्ञात से अज्ञात की ओर। इसी को बोलते हैं ज्ञात से अज्ञात की ओर। ज्ञात से अज्ञात कैसे कैसे सूत्र बनता है उसको समझिएगा, कैसे कैसे सूत्र बनता है उसको समझिए। ज्ञात से अज्ञात सूत्र बन गया। अब बताओ, जो मेरे पास ज्ञात है, जिसके बारे में हम जानते हैं, वो मेरा अनुभव है, वो मेरा क्या है, अनुभव है। तो हम बोल सकते हैं ज्ञात सामग्री जो है मेरे पास, जो भी चीज को हम जानते हैं वो मेरा क्या है, अनुभव है। और किसी भी अनुभव को, मतलब कि अनुभव है इसका मतलब उसके बारे में हम जानते हैं। अब अनुभव के बारे में जानते हैं तो फिर क्या है, अज्ञात क्या है, तो अज्ञात एक नया ज्ञान है, उसको बोलते हैं नया ज्ञान या नवीन ज्ञान। अज्ञात क्या है, नवीन ज्ञान। तो हम बोल सकते हैं क्या, अनुभव से, तीसरा सूत्र क्या बन जाएगा इसमें, अनुभव से मतलब एक बच्चे को जब पढ़ाना है तो यहाँ पे एक बच्चे को ज़्यादा वैल्यू देना है, अनुभव से नवीन ज्ञान की ओर। नवीन ज्ञान, अनुभव से नवीन ज्ञान। कैसे सूत्र बन रहा है उसको पहले देखते जाइएगा।
इस तरीके को अगर आप समझिएगा तो हमको नहीं लगता है कि किसी तरह का दिक्कत होगा आपको। तो सबसे पहले देखिए हम क्या किए, गणित पढ़ा रहे हैं और गणित पढ़ाने में जो शिक्षण सूत्र लगाएंगे उसका नाम है उदाहरण से नियम। उदाहरण करने का मतलब कि बच्चे के सामने 4-5 एग्जाम्पल पेश करेंगे। एग्जाम्पल बोले तो एग्जाम्पल कैसे गणित में पेश करते हैं, जैसे हम एक बच्चे को बोलेंगे क्या कि बताओ बाबू 2 + 3 बराबर कितना होगा, तो बच्चा बोलेगा 5, हम बोलेंगे बहुत बढ़िया। अब बताओ तुमको 3 + 2 बराबर कितना होगा, बोलेगा 5, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसी तरह से बच्चे पूछेंगे कि बताओ 2 + 5 बराबर कितना होगा, तो बोलेगा 7। हम बच्चे से पूछेंगे 7 + 2 बराबर कितना होगा, तो बच्चा बोलेगा एक तरह से 7। तो हम बोलेंगे कुछ तुम देख रहे हो कि क्या हो रहा है। हम क्या कर रहे हैं कि अगर जोड़ के दोनों साइड जो नंबर है उस नंबर को अगर हम पलट दें मतलब 3 पहले लिख लें और 2 बाद में लिखें, तब पर भी मेरा रिजल्ट जो होता है वो आपका 5 ही आता है। इससे आप कॉन्सेप्ट बना लीजिए, इससे वो नियम बना लेगा, नियम का रचना कर लेगा। मतलब एक बच्चा नियम का निर्माण खुद से करता है, खाली हम उसको उदाहरण कराते जाते हैं, उसके सामने एग्जाम्पल पेश करते जाते हैं। जब वो एग्जाम्पल होगा तो इससे जो नियम बनाएंगे वो नियम एक बच्चे के दिमाग में ज़्यादा दिन तक अस्थायी रहेगा। क्या रहेगा? अस्थायी। मतलब हम चाहते हैं कि एक बच्चे के अंदर जो नियम हो वो नियम एक परमानेंट हो, और नियम क्या है कभी भी खत्म नहीं होना चाहिए। क्लियर है? क्योंकि ये उसका कॉन्सेप्ट बन जाएगा। चलिए ये बात समझ में आता है। आगे की बात को पढ़ते हैं कि अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो मेरे लिए क्या फैसिलिटी होता है, अनुभव से नवीन ज्ञान की ओर। तीसरा चौथा नंबर आते हैं। चौथा नंबर में अगर हम जानते हैं क्या होता है, आप सुनते होंगे स्थूल से सूक्ष्म, स्थूल से सूक्ष्म, स्थूल से सूक्ष्म। ये स्थूल से सूक्ष्म का क्या मतलब होता है? गणित में स्थूल से सूक्ष्म का क्या मतलब होता है? स्थूल मतलब होता है विशाल, स्थूल मतलब होता है विशाल, स्थूल मतलब होता है विशाल, विशाल मतलब होता है बड़ा, विशाल मतलब होता है बड़ा, विशाल मतलब क्या होता है? बड़ा। तो हम बोल सकते हैं क्या, बड़ा से सूक्ष्म मतलब होता है छोटा, सूक्ष्म मतलब होता है छोटा, मतलब बहुत छोटा, जिसको हम महीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? महीन, है ना जी? महीन मतलब रवा, फाइन, इसको बोलते हैं ग्रोस टू फाइन। इसको अगर इंग्लिश में हम बोलें तो क्या बोल सकते हैं? इसको ग्रोस, है ना जी? ग्रोस टू फाइन, ग्रोस टू फाइन मतलब क्या है? हम स्थूल से सूक्ष्म की ओर जा रहे हैं। इससे क्या हमको पता चलता है कि एक बच्चे को सबसे पहले हम किस चीज़ का ज्ञान देंगे। तो एक बच्चे को अगर मान लो कि हम उसको सिखाना चाह रहे हैं, एक बच्चे को कुछ ज्यामिति सिखाना चाह रहे हैं, मतलब हम एक बच्चे को सिखाना चाह रहे हैं त्रिभुज, एक बच्चे को सिखाना चाह रहे हैं त्रिभुज। तो त्रिभुज के लिए एक बच्चे को क्या करना पड़ेगा? तो एक समोसा लाके बच्चे के सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा। एक समोसा, ये क्या है? समोसा, ये क्या है? समोसा। तो समोसा जो है, समोसा, ये है समोसा। तो समोसा जो है वो बच्चे के सामने प्रस्तुत करेंगे। ये समोसा क्या है? ये मूर्त हुआ, ये विशाल हुआ, क्योंकि बड़ा है। अब इतना बड़ा समोसा को अगर पेपर पे रखिएगा तो आधा पेपर छप जाएगा, लेकिन अगर पेपर में त्रिभुज ड्रॉ करना पड़ेगा तो त्रिभुज हम ड्रॉ करेंगे छोटा सा, इतना त्रिभुज बस। तो अब क्या किए, पहले हम बड़ा चीज को समझे और बड़ा चीज से छोटा चीज पे गए। तो बड़ा चीज को समझने के लिए हम बड़े बड़े चीजों, इसीलिए देखते होंगे छोटे बच्चे को कि छोटा बच्चा पहले आयत को नहीं जानता है, पहले घन और घनाभ को जानता है, क्योंकि घन और घनाभ ज्यादा है, बड़ा साइज होता है, क्योंकि उसमें लंबाई चौड़ाई मोटाई तीनों होता है। उसके बाद एक बच्चा क्या करता है? आयत या वर्ग को जानता है। तो एक बच्चा पहले, चूंकि वो घन और घनाभ को ही आयत मान लेता है, तो मानता तो है लेकिन ये कॉन्सेप्ट उसका गलत है मानने का। लेकिन उसके अलावे उसके पास ऐसा कोई जरिया ही नहीं है जिससे वो आयत के बारे में या घन के बारे, ये एक तरह से वृत्त के बारे में या एक तरह से वर्ग के बारे में कॉन्सेप्ट बना सके। तो हम यही बोल सकते हैं कि एक बच्चे को क्या है कि अलग अलग सामग्री, बड़े बड़े चीज़ों को एक तरह से क्या करना चाहिए? पहले दिखाना चाहिए, बड़े बड़े चीज़ों को दिखा के उसके बाद क्या है? सूक्ष्म की ओर जाना चाहिए। अच्छा, ये जो बड़े बड़े चीजें हैं, ये बड़े बड़े चीजें क्या हो जाता है? धीरे धीरे एक बच्चा के लिए जो बड़ा होता है वो हमको दिखाई देता है, और जो दिखता है उसको हम बोलते हैं मूर्त सामग्री। कैसा बोलते हैं? मूर्त। और जो सूक्ष्म होता है, सूक्ष्म हमको बहुत कम दिखता है, बहुत कम दिखता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं अमूर्त। क्या बोलेंगे? अमूर्त। मतलब कि अगर मान लो कि एक आदमी है और एक आदमी अभी तुम्हारे सामने बड़ा है तो दिख रहा है स्पष्ट सब चीज, लेकिन वो आदमी तुमसे दूर जाने लगे, बहुत दूर जाने लगे, इसका मतलब वो आदमी बहुत थोड़ा सा कम दिखने लगेगा, और दूर जाने लगे, एक तो से मक्खी जैसा दिखने लगेगा, और दूर जाने लगे तो अब बिंदु जैसा दिखने लगा। इसका मतलब एक आदमी जितना ज्यादा दूर जाएगा उतना वो क्या होगा? सूक्ष्म होते जाएगा, और सूक्ष्म मतलब दिखाई नहीं देगा।
इसका मतलब क्या है कि एक सूत्र होता है जिसको हम 5वां नंबर में पढ़ते हैं क्या, 5वां नंबर में पढ़ते हैं क्या, मूर्त से अमूर्त की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, मूर्त से अमूर्त। अमूर्त क्या होता है, मूर्त मतलब होता है सामने और अमूर्त मतलब होता है कल्पना। मूर्त मतलब होता है सामने, मूर्त मतलब जो सामने हो, मूर्त मतलब जो सामने हो, सामने दिखाई दे, सामने दिखाई दे, है ना जी, दिखाई दे। अगर कोई चीज़ सामने दिखाई दे उसको हम लोग मूर्त बोलेंगे। अगर कोई चीज़ कल्पना में है तो कल्पना में रहेगा तो उसको हम लोग अमूर्त बोलेंगे। तो ये सब सूत्र हैं। ये सब सूत्र कैसे बन रहे हैं, कैसे बच्चे को पढ़ाना है उसके अनुसार सूत्र बन रहे हैं। तो अब बताइए, यहाँ पे आपको पता चला स्थूल से सूक्ष्म की और उससे से निकला मूर्त से अमूर्त की ओर। अब ये अमूर्त, ये मूर्त जो होगा वो सामने दिखने वाले वस्तु होंगे और जो सामने दिखता है उसको हम बोलते हैं प्रत्यक्ष। क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष। तो 6 नंबर में हम लिखना चाहते हैं क्या, प्रत्यक्ष। क्या लिखना चाहते हैं, प्रत्यक्ष। तो आप जानते हैं क्या, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष मतलब क्या होता है, जो सामने दिखाई नहीं देता है, जिसको हम परोक्ष भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परोक्ष भी बोलते हैं। तो अब यहां पे क्या समझ में आया कि प्रत्यक्ष बोलते हैं कि प्रत्यक्ष प्रमाणम किम, प्रत्यक्ष को की प्रमाण की क्या आवश्यकता है। जो आदमी सामने दिख रहा है कि चोरी कर रहा है और तब हमसे पूछ रहा है कि प्रमाण दो कि हम चोरी क्या कर रहे हैं। इसका मतलब प्रत्यक्ष मतलब जो सामने होता है और अप्रत्यक्ष जो आपके सामने नहीं है। क्लियर है। वाह सर क्या पढ़ा रहे हैं आप, सच में सर माइंड ब्लोइंग, दिमाग में छप जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, आप पढ़िए बढ़िया से पढ़िएगा तो सारा चीज़ आपके दिमाग में रहेगा। इतना बात समझिए कि सीडीपी का जो होता है ना, वो पूरा का पूरा जो है एक कॉन्सेप्ट है और इस कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ लिए तो शिक्षण सूत्र क्या है, शिक्षण विधि क्या है, सारा चीज आपके पास रहेगा। आप कोई विधि का मतलब कंफ्यूजन नहीं होगा। आपको ये नहीं लगेगा कि मूर्त से अमूर्त तक जाए कि अमूर्त से मूर्त तक जाए। कभी ये नहीं लगेगा कि सूक्ष्म से स्थूल की जाए और स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाए। अगर ऐसा आप कीजिएगा तो सारे चीज का निर्माण आपके सामने होगा। क्लियर है। तो यहां से हुआ प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष। अब थोड़ा सा और आते हैं आगे। अगर और आगे आते हैं तो ये प्रत्यक्ष क्या होता है, जो हम चीजों को नजदीक में देखते हैं। नजदीक बोले तो जो मेरे सामने और नजदीक में हो उसको हम बोलते हैं प्रत्यक्ष। मतलब क्या है, जो नजदीक में हो, नजदीक में हो, नजदीक है ना, ये नजदीक में हो, जो नजदीक में हो जिसको हम बोलते हैं नियर। अगर कोई मेरे नियर में है, जो मेरे नजदीक में है उसको हम बोलेंगे प्रत्यक्ष। और जो हमसे बहुत दूर चल गया उसको बोलेंगे अप्रत्यक्ष। अभी तुरंत देखे आप, अमूर्त मतलब कल्पना, जो हमसे दूर चल गया। तो अप्रत्यक्ष मतलब क्या है, जो दूर हो गया। अप्रत्यक्ष मतलब क्या हुआ, दूर वाला। अप्रत्यक्ष मतलब क्या होता है, दूर वाला। जो चीज दूर हो गया वो मेरे लिए अप्रत्यक्ष हो गया और जो चीज मेरे सामने है वो प्रत्यक्ष हो गया। तो बताइए मेरे सामने क्या है, मेरा जो समाज है, मेरा जो लोकल एरिया है। इसीलिए हम बोलते हैं लोकल टू वोकल। इसका मतलब लोकल वाले चीजों को हम क्या करते हैं, वैश्विक स्तर पर ले जाना चाहते हैं। तो बताइए जो मेरे नजदीक में है उसको हम बोलते हैं स्थानीय। क्या बोलते हैं, स्थानीय। क्या बोलते हैं, स्थानीय। स्थानीय या क्षेत्रीय। और अप्रत्यक्ष जो होता है, जिसको दूर होता है, दूर का मतलब होता है वैश्विक। क्या होता है, वैश्विक। दूर का मतलब होता है वैश्विक। वैश्विक मतलब विश्व, वर्ल्ड। तो अब बताइए एक बच्चा को कैसे हम सिखाना चाहेंगे, स्थानीय से सिखाएंगे। मतलब स्थानों का ज्ञान पहले होना चाहिए, मतलब अपने आसपास का जो सामग्री है उसके बारे में पहले उसको ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद अपने आसपास के दूर वाले चीजों का ज्ञान होना चाहिए। इसका मतलब हमको विश्व की ओर जाना चाहिए। तो यहीं से हम छठा 7वां नंबर आते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्या, स्थानीय। क्या बोलते हैं, स्थानीय, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लोकल। क्या बोलते हैं, लोकल। क्षेत्रीय बोल सकते हैं। स्थानीय से वैश्विक या विश्व की ओर। वैश्विक, वैश्विक मतलब विश्व की ओर। तो इस तरह के चीजों को आप जब देखते हैं तो नहीं लगता है कि टोटल का टोटल मैथमेटिक्स जो है वो बहुत ही आसान हो जाता है। मतलब सूक्ष्म से स्थूल हो, चाहे वो आप पढ़े होंगे, सब में पढ़े होंगे, लेकिन आपको जो पढ़े हैं वो केवल का केवल आप रटंत विद्या है। लेकिन यहाँ जो हम आपको करवा रहे हैं वो प्रत्यक्ष एक ज्ञान है
जो कि एक बच्चों के साथ आप ट्राई कीजिएगा, और जितना ज़्यादा बच्चों के साथ ये ट्राई कीजिएगा उतना आपको भी फायदा पहुंचाएगा। क्लियर है? तो ये हुआ आपका क्या है, टोटल का टोटल। अगर हम बात करें तो टोटल का टोटल शिक्षण विधि जो कि आपको गणित में देखने को मिलेगा। और ये गणित में चीज को अगर आप समझ गए शिक्षण विधि का, तो हमको लगता है क्या कि इन्हीं से पूरा का पूरा एक तरह से काम चलने लगेगा। क्लियर है? इसी का हम लोग आगे अपडेट करते जाएंगे। अपडेट, अब देखिए कहीं पे शिक्षण विधि का क्या होता है, आगमन से निगमन की ओर, निगमन से आगमन की ओर, संश्लेषण से विश्लेषण की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, मतलब बहुत सारे रहेंगे। लेकिन जितना भी रहेगा सब इसी तरह से आप कनेक्ट करके निकालिएगा तो सारे शिक्षण विधि का प्रयोग हो जाएगा। तो कहने का मतलब है क्या, अगर आप शिक्षण विधि का प्रयोग कर रहे हैं तो वो शिक्षण विधि का मतलब क्या होता है, शिक्षण सूत्र क्या यूज होगा, कौन से शिक्षण सूत्र का यूज करने के बाद वो विधि ज्यादा प्रभावशाली हो सकता है। इसीलिए उस विधि में एक सेलेक्टिव शिक्षण विधि का प्रयोग करते हैं, और सेलेक्टिव शिक्षण सूत्र का प्रयोग करते हैं। इसलिए सूत्र का प्रयोग होना एक टीचर के लिए क्या है, फायदेमंद होता है। क्लियर है? तो अब यहां से हम कुछ सूत्र को जाने। अब इस सूत्र को जानने के बाद हम ये चाहते हैं क्या, इस सूत्र का यूज कैसे होगा, तो किन किन विधि में इस सूत्र का यूज होगा उसको हम लोग क्या है पढ़ने की कोशिश करते हैं। क्योंकि ये तो आप पढ़ लीजिएगा, अभी हम आपको रटवा रहे हैं, रटने से आपको कोई फायदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो क्वेश्चन रहेंगे, क्वेश्चन तो डायरेक्टली पूछेगा नहीं कि उदाहरण से नियम, नियम से उदाहरण, ज्ञात से अज्ञात, ज्ञात से अज्ञात, अनुभव से प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष, मतलब ये सब आपको पूछेगा नहीं। आपको क्या है कि वहां पे क्वेश्चन दिया रहेगा और क्वेश्चन में सोचना पड़ेगा कि एक शिक्षक को किस प्रकार के चीजों का प्रयोग करना चाहिए इस सिचुएशन में, उसी सिचुएशन के अनुसार आपका मैथ बनता है, पेडागोजी बनता है। तो चलिए अभी हम कुछ एक तरह से क्या है शिक्षण सूत्र को देखें। अब इस शिक्षण सूत्र जो होते हैं वो आपको क्या है किसी न किसी विधि में अप्लाई होते हैं। तो अप्लाई करते हैं कौन कौन सा विधि, जिसको हम बोले यहां शिक्षण विधि। क्या बोलते हैं? शिक्षण विधि। शिक्षण विधि, टीचिंग मेथड, शिक्षण विधि, टीचिंग मेथड, टीचिंग मेथड, शिक्षण विधि, टीचिंग मेथड। क्या होता है शिक्षण विधि? तो शिक्षण विधि क्या होता है कि हम जानते हैं कि एक बच्चे को पढ़ाने के लिए जिस तौर तरीके का, जिस माध्यम से बच्चे को सरल तरीका से पढ़ाया जाता है उसका नाम होता है शिक्षण विधि। कट तो नहीं रहा है? हमको लग रहा है कट जा रहा है, 1 मिनट रुक जाइएगा। एक मिनट। हाँ अब आ रहा होगा आपका, अब प्रॉपर आ रहा होगा। पहले जो है कट जा रहा था, पहले कट रहा था, अब आपका प्रॉपर आ रहा है। अब देखिए प्रॉपर शिक्षण विधि दिख रहा है आपको, उस समय कट जा रहा था, अभी आपका शिक्षण विधि आ रहा होगा। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, आ रहा है शिक्षण विधि, पहले कट गया था। अब देखिए शिक्षण विधि, तो शिक्षण विधि क्या है, वह तौर तरीका है, वो पढ़ाने का स्टाइल है, वो टीचिंग आर्ट है जिससे अधिगम कराना आसान हो जाता है। मतलब शिक्षण विधि क्या होता है, तो हम बोल सकते हैं शिक्षण विधि पढ़ाने का वह तौर तरीका है, पढ़ाने का वह तौर तरीका है, तौर तरीका है जिससे बालक का सीखना या अधिगम करना, बालक का सीखना या अधिगम करना आसान हो जाता है, आसान हो जाता है। बालक का सीखना या अधिगम करना आसान हो जाता है। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो शिक्षण विधि का प्रयोग करें। मतलब एक टीचर आखिर में क्यों है, टीचर का कर्तव्य क्या है? टीचर का कर्तव्य है कि जो बच्चे को कठिन लग रहा है उस कठिन चीजों को भी सरल तरीका कर देना। मतलब कि जो बालक को कठिन लग रहा है उस कठिन चीजों को भी सरल रूप में प्रस्तुत करना। मतलब क्या है, कठिन पाठ को सरल रूप में प्रस्तुत करना या प्रस्तुत करना। अगर कठिन पाठ को भी सरल रूप में प्रस्तुत करते हैं तो प्रस्तुत करने के लिए जिसका सहारा लेना पड़ता है उसका नाम है शिक्षण विधि। अगर हम सही शिक्षण विधि का प्रयोग नहीं करेंगे
तो वो पाठ जितना हार्ड था उससे और ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। अगर शिक्षण विधि का सही प्रयोग कर लेंगे तो वो पाठ जो हार्ड लग रहा था हमको आसान लगता है। जैसे आप टीचर के पास क्यों आते हैं? क्योंकि टीचर के पास नॉलेज के साथ साथ टीचिंग आर्ट है, कैसे बच्चे को पढ़ाना है, कैसे धीरे धीरे करके बच्चे को समझाना है। जैसे हम समझ गए कि बच्चा जो है नहीं जानता है, ABCD भी नहीं जानता है, तो हम जानते हैं उसको एप्पल नहीं सिखाएंगे अभी, क्योंकि हमको पता है कि जब ABCD आता ही नहीं है तो उसको एप्पल सिखाने का कोई मतलब नहीं है। अब पहले उसको ABCD सिखाएंगे। पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो बच्चा ABCD अभी तक क्यों नहीं सीख पाया है। इतना सारा उम्र हो गया है उसका, बहुत सारा दिक्कतें हुआ होगा, तब पर भी ABCD तो सीखिए जाता है इस उम्र में। तो पहले हम कोशिश करेंगे उस बच्चा को जानने का कि ABCD अभी तक भी क्यों नहीं आया। तो इन कारणों का पता लगाएंगे। पता लगाने के बाद हमको समझ में आया अच्छा बच्चा को दिक्कत क्या है कि पढ़ने में रुचि नहीं है। नहीं तो ABCD क्या ऐसा तो है वो कि मतलब कि यहाँ से वहाँ तक जो है पूरा मतलब कि काम को कर सकता है, कोई भी एक्टिविटी दीजिएगा दौड़ सकता है, वो खेत में हल चला सकता है, सब काम कर लेगा, खाली रुचि का कमी है। तो हम पहले बच्चे को क्या करेंगे, रुचि पहले हम देखेंगे बच्चे का रुचि क्या है, रुचि को समझने का प्रयास करेंगे, उसके रुचि से विषय को जोड़ेंगे। अब विषय को जोड़ने के जो सब विधि प्रभावशाली होगा उसी विधि को लगाएंगे ताकि उसके रुचि को ध्यान में रखते हुए विषय को प्रस्तुत करें, तो बच्चा सीख जाएगा। जैसे आपके पास टीचिंग आर्ट है सर, समझ में आ जाता है एकदम। चलिए वही बोल रहे हैं कि आप भी क्या कीजिएगा, यही कीजिएगा। आप स्टूडेंट के पास जब जाइएगा स्कूल में तो आपको लगेगा कभी कभी एक समय ऐसा आएगा कि आपको लगेगा कि हम जो स्टूडेंट को समझाना चाहते हैं स्टूडेंट क्यों नहीं समझ पा रहा है। तो स्टूडेंट कैसे समझेगा, बेचारा स्टूडेंट का नॉलेज जो है उसका एक लेवल का है और आपका नॉलेज अलग लेवल का है। तो आप सोचते हैं कि मेरा नॉलेज को सीख ले, कैसे सीखेगा बताइए। आपको उसके नॉलेज के अकॉर्डिंग, उसके नॉलेज के स्तर में जाके सिखाना पड़ेगा, तब जाके बच्चा सीखेगा। आप अगर उसके ऊपर के नॉलेज को सिखाने की कोशिश कीजिएगा तो बच्चे के सर के ऊपर से गुजर जाएगा और फिर वो उसको समझ नहीं पाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसी का नाम है CDP, इसी का नाम है पेडागोजी। मतलब क्या है कि हम कठिन चीज को भी सरल रूप में प्रस्तुत करने के लिए जिसका सहारा लेते हैं उसका नाम है शिक्षण विधि। तो हम बोल सकते हैं कि प्रस्तुत करने के लिए शिक्षण विधि, उपयुक्त शिक्षण विधि, उपयुक्त मतलब सुटेबल, उपयुक्त शिक्षण विधि का चयन करते हैं, चयन करते हैं। अगर हम ये करने में सक्षम हो गए कि कौन सा उपयुक्त शिक्षण विधि है तो हम एक बढ़िया टीचर कहला गए। बढ़िया टीचर बस उतना ही कहलाता है। देखो आप समझ में आया, टीचर वही बढ़िया होता है जो बढ़िया से पढ़ा दे, जो बच्चे को बढ़िया से समझ ले। नेता वही बढ़िया होता है जो समय के अनुसार जनता को भांप ले, समाज को भांप ले कि समाज जो है किन चीज़ों में अभी बिक सकता है। तो हमको लगा कि समाज जो है अभी पैसा पे बिक सकता है तो पैसा फेंकना शुरू किया नेता। चुनाव है, चुनाव में पैसा फेंकना शुरू किया, देखा। उसी तरह एक बच्चे को टीचर जितना बढ़िया समझेगा उतना बढ़िया बच्चे के अनुसार क्या है शिक्षण विधि का चयन करेगा, और जितना बढ़िया शिक्षण विधि का चयन करेगा बच्चा उतना बढ़िया से टीचर से पढ़ेगा। तो हम क्या बोलते हैं कि शिक्षण विधि वह तौर तरीका है, शिक्षण कराने का वह माध्यम है जिससे एक बच्चे को इंटरेस्टिंग बनाते हैं। पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाया जाता है, पढ़ाई को रुचिकर बनाया जाता है, पढ़ाई को आनंददायक बना सकता है, पढ़ाई को एक बच्चे को ध्यान में रख के बाल केंद्रित बनाया जा सकता है, मनोवैज्ञानिक बनाया जा सकता है। मतलब इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने में हमको क्या करता है, मदद करता है। इसलिए शिक्षण विधि का विशेष रूप से हमको ध्यान करना चाहिए। तो ये हुआ शिक्षण विधि का बात। मतलब शिक्षण विधि एक जो है बालक को पढ़ाने का माध्यम है। शिक्षण विधि क्या है, तो हम बोल सकते हैं कि कक्षा में पढ़ाने का एक माध्यम है, कक्षा में अधिगम का एक माध्यम है। मतलब इस माध्यम के जरिए हम बच्चे को क्या करते हैं, शिक्षण कराते हैं। इसी का नाम है शिक्षण विधि। तो अब बताइए कौन कौन से शिक्षण विधि का प्रयोग गणित में हो सकता है, गणित में किस किस शिक्षण विधि का प्रयोग होना चाहिए या होता है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आते हैं गणित में कौन कौन से शिक्षण विधि का प्रयोग होता है। मतलब क्या है, गणित अधिगम में शिक्षण विधि, गणित अधिगम में शिक्षण विधि, गणित के अधिगम में
कौन कौन से शिक्षण विधि का प्रयोग होगा। सबसे पहला शिक्षण विधि का नाम सुनते हैं आप, जिसको हम बोलते हैं आगमन विधि। आगमन विधि, इंडक्टिव मेथड। जब हम लोग पढ़ेंगे डिटेल से उसमें पता करेंगे, आज के क्लास में तो ये नहीं हो पाएगा, अगले क्लास में हम लोग करेंगे। दूसरा होता है जिसको हम बोलते हैं निगमन विधि। आप पढ़े होंगे, लेकिन वहाँ का निगमन और यहाँ का निगमन दोनों अलग है, क्योंकि वहाँ पढ़े होंगे आप सीडीपी में, ईवीएस में या हिंदी में। यहाँ आप मैथ में पढ़ रहे हैं तो मैथ में भी निगमन विधि वही होगा, नियम से उदाहरण की ओर, लेकिन यहाँ हम अलग तरीका से आपको बताएंगे जो कि मैथ से रिलेटेड चीज होगा। निगमन विधि, निगमन विधि। तीसरा आप नाम सुनते होंगे भ्रमण विधि। भ्रमण विधि, भ्रमण विधि। चौथा नाम सुनते होंगे आप प्रोजेक्ट विधि, परियोजन विधि जिसको बोलते हैं, परियोजन विधि। परियोजन जिसको हम प्रोजेक्ट बोलते हैं, प्रोजेक्ट विधि, परियोजन विधि। चलिए इसी में आगे आते हैं, इसी में आगे आते हैं। परियोजन विधि हो गया, ज़्यादा नहीं करना है, 6 से 7 को पढ़ना है, उसी में आपका निकल जाएगा परियोजन विधि। आगे 5वां नंबर में आते हैं जिसका नाम होता है ह्यूरिस्टिक मेथड या खोज विधि। खोज विधि, और इसी खोज विधि को हम विशेष तौर पे नाम जानते हैं जिसको हम ह्यूरिस्टिक मेथड बोलते हैं। ह्यूरिस्टिक मेथड या ह्यूरिस्टिक विधि बहुत खतरनाक विधि है, बहुत खतरनाक विधि है। इस विधि का विशेष तौर पे गणित के चीज़ों में यूज करेंगे। ह्यूरिस्टिक मेथड आप कभी देखिएगा, शब्द लिखल रहेगा ह्यूरिस्टिक। छठा विधि होता है जिसको हम बोलते हैं विश्लेषण विधि, एनालिटिक मेथड, विश्लेषण विधि। 7वां नंबर होता है जिसको हम बोलते हैं संश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि। मतलब क्या है कि मिनिमम आपको गणित अगर आप पढ़ रहे हैं तो गणित को पढ़ने में मिनिमम इतना विधि आना चाहिए। गणित को पढ़ने में मिनिमम इतना विधि आना चाहिए। 1 मिनट रुक जाइएगा। चलिए, गणित को पढ़ने में मिनिमम इतना विधि का प्रयोग होना चाहिए। अब इन सब विधि के बारे में हम क्या पढ़ेंगे आपको हम बताते हैं। इसी सब विधि में, इतने विधि में पूरा का पूरा आपका गणित समाप्त हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे किसी को कहीं पे खोज देखते होंगे, कहीं इसका नाम अन्वेषण देखते होंगे, ये सब शब्द पढ़ाएंगे आपको। जब हम ये विधि पढ़ा रहे होंगे तो उस समय हम आपको बताएंगे कि इस विधि का क्या यूज है और उस समय क्या प्रयोग करते हैं। क्लियर है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि कल के क्लास में, चूंकि आज आपका एक ही बार हम लोग क्लास को ज़्यादा नहीं करेंगे, आधा घंटा या 35-40 मिनट का क्लास रहता है पेडागोजी में, उतना में ही थोड़ा सा माथा दर्द करने लगता है क्योंकि ये थोड़ा सा नीरस होता है। तब पर भी हम इसको एक तरह से क्या रुचिकर बनाने की कोशिश करते हैं, अपने अनुभव से जोड़ने की कोशिश करते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग रूप से आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं ताकि आप बोर भी ना हो। क्लियर है। तो सबसे पहले आगमन, निगमन, भ्रमण, प्रोजेक्ट विधि, एक तरह से क्या है खोज विधि, विश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि। इसके अलावे भी कुछ 1-2 विधियां होगा तो उसको हम लोग उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, बस पढ़ाने के दौरान ही उसको हम चर्चा कर लेंगे। लेकिन मेन रूप से जो चर्चा करना है ये आपको 7 से 8 विधि है, 7 से 8 विधि के रूप में बात करेंगे और इसका हम लोग क्लास जो है कल करें तो ज़्यादा थोड़ा बढ़िया रहेगा। क्लियर है। तो अभी आपका क्लास को यहीं हम ऑफ कर देते हैं क्योंकि हमको लगता है क्या ये 40 मिनट का क्लास आपका हो गया होगा। अभी तुरंत फिर आपका हिंदी का क्लास चलेगा, तो हिंदी के क्लास के लिए भी आपको थोड़ा सा तैयार रहना पड़ेगा। तो हिंदी के क्लास को हम यहाँ पे हिंदी क्लास के लिए अभी आपको छोड़ देते हैं। हिंदी क्लास जो नया बैच में आपका हिंदी का क्लास चलेगा उसको आप एंजॉय कीजिए। तब तक अभी आपका सीडीपी का जो भी हुआ है या पेडागोजी का जो भी हुआ है, इसके पिछले वाले वीडियो को अगर नहीं देखे हैं तो वहाँ से देख लीजिए। और जो नया स्टूडेंट है, चूँकि आज आपका लाइव क्लास जो है वो सबके लिए ओपन है, जो नया पुराना जो नहीं बैच परचेज किए हैं वो भी देख सकते हैं, लेकिन सारे बैच को तो आप देख नहीं सकते हैं। इसीलिए अगर प्रॉपर ढंग से अगर आपको पढ़ना है तो आप बैच को परचेज कर लीजिए, तो वहाँ से आपको सिस्टमेटिक तरीका से वीडियो जाते जाता है, आराम से वीडियो को देख पाइएगा, उस पर आधारित PYQ क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन लगा पाइएगा, तो थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा। और डेली 9:30 बजे रात को जो लाइव आपका डिस्कशन होता है CDP का, उसमें हम लोग जुड़ते ही जुड़ते हैं। क्लियर है। तो फिर मिलते हैं हम लोग कल के क्लास में जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि विधि का है, आप पूरे विधि पे ही होता है
क्लियर है। तो तब तक के लिए हम लोग थैंक यू, गुड नाइट।